प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। मॉडल सेट का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं और इसके पहले वाले क्लास में हमने मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे कुछ प्रश्नों को लिए हैं और उस प्रश्न का हल सॉल्यूशन आपको कराएंगे। मजा तो तब है जबकि इन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप कम से कम पेन और पेपर का यूज करें, तब हमारा प्रयास सार्थक होगा। जितना कम से कम समय लगेगा, यानी जितना कम से कम आप अपना कलम चलाएंगे, उतना ही कम समय लगेगा। और यही मैं चाहता हूं कि आप निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूरे प्रश्नों को बिल्कुल सही सही उत्तर दे सके, और इसके लिए मैं प्रयासरत हूं। आइए सीखते हैं उन प्रश्नों को जो कल के बाद यानी आज की कड़ी में हमने लिए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। यदि एपी का सामान्य पद 6 - 4n है। सामान्य पद समझ रहे हैं, एनवा पद, तो इसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सीधी सी बात है कि यहां पर n की वैल्यू रखी जाएगी 0, 1, 2, 3, 4 और तब हम फर्स्ट टर्म इसके आधार पर, जैसे n की वैल्यू यहां पर हम रखेंगे 0 तो फर्स्ट टर्म होगा 6, 1 रखेंगे तो 6 - 4 होगा और वो 2 होगा, 2 रखेंगे तो 6 - 4 × 2, 4 × 2 8 और ये हो जाएगा -2। इस तरह से निकालना पड़ेगा और निकाल करके तब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन नहीं, ये तरीका नहीं अपनाना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, 1 नंबर देने वाला है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में यदि हल हो जाता है तो उसको हल कर लीजिए। ये तरीका मैं नहीं अपनाऊंगा आपके लिए। तब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा तरीका अपनाएंगे। थोड़ा अपने सोच को डेवलप कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा वर्क करने दीजिए और तब देखिए कितना आनंद आता है इस प्रश्न को, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखिए, सीख लीजिए। ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो चाहे लास्ट टर्म हो, कभी भी इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब हमारा ये कॉमन डिफरेंस डिपेंड किस पर करेगा? 4n - 4n, इसी पर। और n की वैल्यू तो हमें रखनी ही है। n की वैल्यू 0 रखनी है, 1 रखनी है, 2 रखनी है, 0 तो नहीं रखनी है, 1, 2, 3, 4 हमको रखनी है। तो n भी फिक्स है, वो नेचुरल नंबर होगा। तो हमारा टोटल फोकस किस पर होगा? -4। -4 इज करेक्ट आंसर। कहीं कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। निम्न में कौन एपी है? जरा ध्यान से इस प्रश्न को देखें। -2, -4, -6, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो यहां समझ जाएंगे कि -8 और आप इसको टिक लगा देंगे, जबकि यहां पर +8 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ध्यान से देखेंगे, ये एपी नहीं है। a² AQ A4 एपी नहीं है। यहां पर देखें, उससे पहले इसको देख ले। यहां पर 2 का डिफरेंस है, यहां 6 का डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस अलग है, ये एपी नहीं है। बच गया, जो बच गया वो हो गया। और बना करके भी देख सकते हैं, तो नीचे सब 2 है तो इसको नेग्लेक्ट कर दे, ऊपर वाले को केवल देखें। ये 2 कम हो रहा है, कॉमन डिफरेंस -2 है, इसलिए सी इज करेक्ट आंसर। मूल बिंदु के नियामक क्या है? ये तो कहने की ही जरूरत नहीं है, इसमें कोई बात ही नहीं। अब इन प्रश्नों को देखेंगे, थोड़ा जगह बना लेते हैं यदि समझाने की जरूरत हुई तो। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर ये दोनों समरूप हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। और साथ में ये दिया हुआ है कि QR/BC
क्यू आर और बीसी का रेशियो दिया हुआ है 2/3। पी क्यू आर और एबीसी ये दो सिमिलर ट्रायंगल है। समझने के लिए बस ये बनाया जा रहा है, बाकी बिना सॉल्व किए ही इसका आंसर आप ला सकते हैं। पी क्यू आर पहले लिखा है क्योंकि यहां पर पी क्यू आर पहले पूछ रहा है, और एबीसी। अब देखिए पी का करेस्पॉन्डिंग ए है, क्यू का बी है, और सी का आर का सी है। ए पी बी क्यू सी आर एक दूसरे के संगत हैं, तब यहां जो साइड है क्यू आर, इसकी संगत भुजा यहां पर बीसी होगी, क्यू आर की करस्पॉन्डिंग साइड बीसी होगी, और यहां पर रेशियो दिया है 2 और 3 का। ये रेशियो 2:3 दिया है। तो जैसा कि थ्योरम के अनुसार जानते हैं, यदि साइड दिया हुआ है और हमें एरिया के बारे में निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है, तो साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, सीधे इसका स्क्वायर करेंगे, 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे, 4/9। बिना पेन चलाए आप सीधे इसका उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि साइड का रेशियो दिया है, क्यू आर इसका साइड है, बीसी इसका साइड है, तो इनका रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो निकालना है, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, या उनके वर्ग के अनुपात में होता है। ये दोनों बातें होती हैं। क्लियर? प्लीज लाइक करना ना भूलें, लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में x का मान क्या है? यहां पर x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस x की वैल्यू यहां पर x है, इसके बारे में हमें पता करना है। इसका यहां पर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, और यदि हम 180 में रिड्यूस कर दे, घटा देंगे, तो यहाँ x की वैल्यू निकल जाएगी। जोड़ लीजिए, 60 और 50 110। क्या जोड़ेंगे? 180 होगा 70। बिंदु 0,6 R एक पॉइंट है, 0,6 और 8 0, इसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 x2 का जोड़ का आधा, तो 0 और 8 जोड़ का, इसको जोड़ दें, आधा कितना होगा? 4। यहां पर 4 इसमें है, दूसरा निकाले चाहे ना निकाले, y को देख के 6 0 3 होगा। एक निकालने से भी आपका काम चल जाएगा। अब देखिए, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करनी है, तो इसके लिए तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और तब हम फाइंड करते हैं। उस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से यदि हम करते हैं, कुछ नया अपनाते हैं, तब देखिए कितना आनंद आता है। फर्स्ट, मन में ही इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, और डिफरेंस में हमेशा पॉजिटिव साइन लीजिए। 4 और 8, यदि 4 में 8 को घटाएंगे तो -4 होगा, लेकिन 8 में 4 को घटाएंगे तो +4 होगा। तो इसका x का डिफरेंस हो गया 4, और y का डिफरेंस कितना है? ये भी 4 है। अब 4 यदि आप थोड़ा सा भी ट्रिपल के बारे में ध्यान दिए होंगे और ट्रिपल वाला वीडियो देखे होंगे जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत मैंने बताया है, तो वहां पर ट्रिपल के बारे में चर्चा की गई है। 1 1√2, और ये 45 डिग्री का ट्रिपल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम यहां पर त्रिकोणमिति क्यों ला रहे हैं? मैथ का कनेक्शन ट्रिकोणमिति का कोऑर्डिनेट से होता है, ट्रिकोणमिति का अलजेब्रा से होता है, कोऑर्डिनेट का अलजेब्रा से होता है, एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। ये x और y की वैल्यू है, ये भी x और y की वैल्यू है, और x y क्या है? x ये हो गया, y ये हो गया। तो x आधार हुआ, बेस हुआ, y परपेंडिकुलर हुआ।
ये आधार हुआ, ये लंब हुआ। तो आधार का मान 4 और 4, लंब का मान, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ। इसका रेशियो कितना है? 1 1। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? बी और पी के बीच की दूरी h होती है ऑलवेज। यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? h होगा ये। तो 1 1 √2 होगा। ये ट्रिपल के अनुसार जब ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, तो ये भी 4√2 होगा। 4√2 है। इसका डिफरेंस निकाल लिया 4, इसका डिफरेंस निकाल लिया 4। और नहीं तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 4 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर 16 16 32 और 32 का 4√2, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री निकालने की जरूरत है नहीं है। यहां पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो, संगत समझते हैं ना? संगत होता है जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अनगिनत हल होता है तब संगत, यानी समीकरण का हल निकलता है। तो 3 कंडीशन में, एक कंडीशन होता है कि एक हल होता है, एक में अनेक हल होता है, और एक कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं है तो संगत नहीं है, जहां हल होता है वहीं संगत होता है। तो संगत होगा कब? जब रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या संपाती होंगी। एक हल होगा या अनेक हल होगा, तब ये समीकरण युग्म संगत होगा। लास्ट, ये किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है? इन विच क्वाड्रेंट? तो दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव किस में होता है? थर्ड में होता है। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। अब यहां पर एक छोटा सा फिगर बना करके देख लेते हैं। पी क्यू आर और भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। पी आर एस ये एंगल हुआ 120 डिग्री। क्यू पी आर ये एंगल 63 है। पूछ रहा है पी क्यू आर, ये एंगल पूछ रहा है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां का मिल जाएगा रिजल्ट। अब घटाने के बाद कितना आएगा? 57। क्योंकि इन दो कोणों का योग यहां पर आएगा। ये दोनों अभिमुख अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल है, और इनका जो सम होगा वो एक्सटीरियर होगा। किसी कोण का समद्विभाजक बाइसेक्टर यदि विपरीत भुजा को, विपरीत भुजा यानी सम्मुख भुजा अपोजिट साइड को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु होता है। कैसे होता है इसको देख लीजिए। ये सब थेल्स प्रमेय के अंतर्गत ही आता है। यदि यह कोण का ये बाइसेक्टर हुआ, ये दोनों एंगल बराबर हो और ये साइड बराबर हो, जैसे मान लीजिए कि यह एबीसी हुआ और ये डी बिंदु पर डिवाइड करता है, तो एबी और एसी का रेशियो बीडी और सीडी के रेशियो के इक्वल होता है। AB बाई AC इक्वल टू BD बाई CD। अब ये दोनों बराबर है, क्योंकि सवाल कहता है कि कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा। इस कोण को हमने लिया, इसका बाइसेक्टर खींचा और विपरीत भुजा ये हुई, अब उसकी अपोजिट साइड, तो इसको ये बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। तब ये दोनों साइड बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, तो ये त्रिभुज समद्विबाहु होगा, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हो रही हैं। अगला सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी। कोई भी त्रिभुज एबीसी हम ले लें और इसमें एक लाइन खींच देते हैं, यहां पर डी पॉइंट, यहां पर ई, और डीई बीसी के पैरेलल हुआ। तो थेल्स थ्योरम बताता है कि एडी बाई बीडी बराबर ए बाई सी। तो एडी बाई बीडी का रेशियो कितना दिया है? 2/3 दिया है, तो इसका रेशियो भी 2/3 होगा। पूछ रहा है कि ए बाई ईसी ये भी 2/3 होगा। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में एबी बाई डीई और बीसी बाई एफ डी
तो यहां पर दो ट्रायंगल हैं, एक एबीसी है और एक ट्रायंगल डीईएफ है। तो AB बाई DE कहता है, यहां DEF ले लेते हैं। AB और DE का जो रेशियो है वो BC और FD के बराबर है। अब यहां पर D लिखना होगा, यहां पर E लिखना होगा, तब AB और DE का अनुपात, AB और DE संगत भुजा, इसके सामने देख रहे हैं, AB का संगत ये होगा और BC का संगत ये FD होगा। तो इस कंडीशन में एंगल AE के इक्वल होगा, BD के इक्वल होगा, CF के इक्वल होगा। एक इसके इक्वल होगा E के, तो यहां पर AE के इक्वल नहीं है। BD के इक्वल होगा, कहीं पर है BD के इक्वल है। CF के इक्वल होगा, C की चर्चा ही नहीं है। यहां पर दिया है कि AF के इक्वल होगा, ये हो ही नहीं सकता। BE के इक्वल होगा, हो ही नहीं सकता। और AD के इक्वल यहां पर हो ही नहीं सकता। एक ये कंडीशन बच जाता है जिसके अनुसार ये सिमिलर होगा। इधर आते हैं, दी गई आकृति में PQ ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहां पर OQ का मान दिया हुआ है 3 और PQ का मान दिया है 4, तो 3 4 और इसका मान 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 एक ट्रिपल होता है, ट्रिपलेट होता है, 5 इसमें है। अगले प्रश्न को लेते हैं। ये हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। एक्स अक्ष से बिंदु P 8 12 की दूरी है। यहां पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एक्स अक्ष से, ये नहीं कि मूल बिंदु से। मूल बिंदु से कहता तो दूसरा अर्थ लगता। एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी है। तो यदि इस तरह का हम डायग्राम यदि बनाएं तो बिंदु 8 12 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 8 12। तो ये डिस्टेंस 8 है और ये डिस्टेंस 12 है। तो एक्स अक्ष से डिस्टेंस कितना है। जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स अक्ष से दूरी है और जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो वाई अक्ष से दूरी है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 12 यूनिट्स। दैट इज आवर राइट आंसर, 12 यूनिट। हमारा सही आंसर होगा 12 इकाई। अगले प्रश्न को देखते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है और उस बिंदु पर वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो त्रिज्या होती है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न हो गया। दी गई आकृति में TP और TQ स्पर्श रेखाएं, ये TP और TQ ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो किसी बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाई बराबर होती है और साथ ही साथ स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब भी होती है। तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। PTQ यह एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है POQ, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये रेडियस और ये टेंजेंट लाइन, रेडियस टेंजेंट लाइन पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री। तो यहां पर इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा क्योंकि OPTQ एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये 50 डिग्री है, कितना जोड़ेंगे कि 180 होगा, तो 130। तो इस प्रकार अभी तक जितने भी प्रश्नों को हमने आपके समक्ष सॉल्व किया, बहुत कम पेन चलाना पड़ा। केवल विकल्प देख करके, थोड़ा समझ करके, अपना माइंड के सोच को यूज करके
और हमने विकल्पों को चुना है। आपको भी यही करना होगा। प्लीज ध्यान दीजिए इन सारी बातों को, और जितना हो सके कम से कम पेन का यूज करें और विकल्प को चुन लें। यदि आपको कोई भी कठिनाई होती है तो प्लीज आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 39 दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर क्यू थीटा है, पी क्यू का मान 3 है, पी आर का मान 6 है, थीटा क्या होगा? आप समझ रहे हैं कि ये लंब है तो ये लंब और ये कर्ण साइन थीटा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान 3/6 1/2 होगा, और 1/2 ये साइन 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। ट्रिपल की सहायता से भी इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ट्रिपल की सहायता से ये P है 3 और H है 6। यदि इसका हम सरलतम अनुपात देखें तो 1:2। P और H किसका 1:2 होता है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का होता है ट्रिपल, √312, जिसमें P की वैल्यू 1 और H की वैल्यू 2 होती है। तो इस तरह से ये 30 डिग्री 30 डिग्री सही होगा। ट्रिपल के उपयोग से त्रिकोणमिति बहुत आसान हो जाता है। tan A = 3/4, तो cos A का मान क्या है? अब यहां हम ट्रिपल का उपयोग करें। tan A लंब और आधार, लंब 3 आधार 4, तो कर्ण निश्चित है कि 5 होगा। अब cos पूछ रहा है, h 4/5 कहीं है? ऐसे प्रश्नों में जहां कॉट और टैन हो, साइन और कॉस हो, सेक और कॉसेक हो, और इन दोनों का यदि सम 90 डिग्री होता है तो इसका सीधे आंसर 1 होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है, पूरक कोण कहलाते हैं। ये प्रश्न है कि निम्न में किसका मान सबसे अधिक है? अब यहां विकल्पों को देखें, क्योंकि यहां विकल्प के द्वारा ही हमें पता लगाना है। tan 45, साइन 45, साइन 30, cos 90। cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, ये होगा ही नहीं। साइन 45 और साइन 30 में साइन 30 नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन में जो अधिक एंगल होता है उसका मान अधिक होता है। बच गया ये दोनों, तो इन दोनों की वैल्यू यदि आपको याद है तो देखिए, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। यहां पर डिनोमिनेटर अधिक है, निश्चित है कि ये मान छोटा है, ये नहीं होगा। दैट इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की परिधि दी गई है, परिधि का सूत्र आपको मालूम है 2πr। 2πr का मान 88। लेकिन हम आज एक नया कंसेप्ट आपको देते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र आप याद कीजिए 44/7r, नो 2πr, सीधे 44/7r, और तब इसको लिखिए 88। 44 दूना 88, 7 दूना 14, 14 है इसमें करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि PQR, ट्रायंगल PQR R पर समकोण है, R पर समकोण का अर्थ हुआ कि एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो साइन P + Q, बाकी जो दो एंगल P और Q बचे हैं, इन दोनों का योग करके और उसका साइन का वैल्यू कितना होगा? तो एक कोण यदि 90 डिग्री हो गया तो शेष दो कोण जो बचेंगे उनका योग भी 90 डिग्री होगा। तो साइन P + Q, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 45, यदि α/4 = 15, α/4 का मान 15 डिग्री है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा की वैल्यू, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। अब यहां पर वैल्यू निकालना है √3 cosec अल्फा
अर्थात √3 कॉसेक 60 डिग्री। और कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, इसका मान रखिए। तो √3 ये हुआ, और कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3। तो ये कट करके बच जाएगा 2, इसमें कहीं 2 है। इससे आसान तरीके से यदि हम चाहें तो ट्रिपल का हेल्प ले सकते हैं, और ट्रिपल की सहायता से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। 60 डिग्री का ट्रिपल क्या होता है, 60 डिग्री का ट्रिपल होता है 1√3 2। ये हुआ B, ये हुआ P, और ये हुआ H। BPH कह रहा है कि √3 कॉसेक अल्फा H/P हुआ 2/√3, और इसमें गुणा कर देना है √3 से। तो ये डिवीजन करना है इसका इसमें, और √3 से गुणा कर देना है। तो ये कैंसिल हो गया, 2 बच गया। इस तरह से भी ये 2 हो जाता है। R1 और R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पर एरिया, रेडियस दिया हुआ है और फिर एरिया दिया हुआ है। तो रेडियस और एरिया में रिलेशन क्या होगा, एरिया जो होगा रेडियस का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर वाला कंडीशन यहां देखते हैं। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये कंडीशन नहीं होगा। ये यदि परिधि दिया रहता तो ये होता, ये तो हो ही नहीं सकता। ये दोनों साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉस ए। तो इस तरह से इन प्रश्नों में आपको सीधे आंसर तक पहुंच जाना है, बिना समय गंवाए आप उत्तर तक पहुंचे। यही हमारी इच्छा भी है, और हम चाहते हैं कि आप कम से कम समय में, जो OMR के 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, 50 मिनट नहीं लगने चाहिए, आप आधे घंटे में उसको सोल्व कर ले। अगला प्रश्न देखते हैं 48, क्वेश्चन नंबर 48, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिपल का जितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। एक सीढ़ी है जो कि 15 मीटर लंबी है। सीढ़ी इस तरह से होगी, सीढ़ी जब भी होगी इस तरह से होगी, और ये दीवार है। ये ए भी मान लिया कि दीवार है, और ऐसी सीढ़ी हो गई। तो ये सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सीढ़ी दीवार के साथ कोण बनाती है, न कि जमीन के साथ, आधार के साथ नहीं, दीवार के साथ कोण बनाती है। यहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा, कर्ण तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो दीवार की ऊंचाई क्या है ये पूछ रहा है। आधार बटा कर्ण cos थीटा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान आप देखें ट्रिपल का उपयोग करते हैं। 60 डिग्री का ट्रिपल हम लिख देंगे। 60 डिग्री का ट्रिपल 1√3 2। यहां पर ये आधार है, इसको लंब नहीं मानेंगे क्योंकि यहां एंगल बन रहा है। तो जहां एंगल बनता है कर्ण के साथ, आधार और कर्ण के बीच में ही एंगल बनता है। तो ये हुआ आधार और ये हुआ कर्ण, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो देखिए ये इसका वैल्यू 15 है, इसका वैल्यू 15 है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका ये डबल है तो किसका डबल 15 होगा, 7.5, 7.5। कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89, 1 और 89, ये जोड़ने पर कितना होगा, 90 होगा। इसका मतलब कि ऐसे प्रश्नों का आंसर एक, इनका गुणनफल जो होगा 1 होगा। आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ गोला का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ सेम होता है। गोला में अलग अलग नहीं होता है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया गोला में एक ही होता है, और वो होता है 4πr² यूनिट। तो इस तरह से आपको हमने
ऑब्जेक्टिव टाइप के आधे पड़ाव तक पहुंचा दिया है। इन 50 प्रश्नों को आप कम से कम 25 मिनट में तैयार करें। कोशिश करें कम से कम समय में। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, क्योंकि ज्ञान को बांटने से और प्रसार करने से आपको ही लाभ होगा, आपके मित्रों को, आपके साथियों को लाभ होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।